भारत यूएई संबंधों का क्या महत्व है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दोनों देशों के संबंधों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? कौन सी चुनौतियां हैं? भारत और यूएई के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए के बीच बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? ये देखो, आप ध्यान से सुने इस बात को। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करें के बीच, हम सबसे पहले फर्स्ट पैरिक की बात करेंगे। भारत के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों के कारण गहरे एवं बहुआयामी संबंध है। गहरे एवं बहुआयामी संबंध है ये। हम आएंगे सेकेंड पैरे में। दोनों के भी संबंध महत्वपूर्ण है। सेकेंड पैरा, जैसे हम फर्स्ट की बात करें, हमेशा ध्यान दो। नंबर वन, समुद्री डकैती एवं आतंकवाद का मुकाबला करना आसान। जैसे
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए के बीच सैन्य अभ्यास जैसे डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट ईगल, साइक्लोन, डेजर्ट ईगल। अच्छा, एक चीज, चले आप यहां एक मैप बनाओगे आप। अच्छा, मैप बनाओगे आप। सऊदी अरब, हम ईरान की बात करें, फारस की खाड़ी, ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात की बात करें हम लोग, यूएई की बात करें, और इंडिया का एक मैप बना दो आप। ये भारत है, रफली एक मैप बना दो आप। चलें, नंबर 2 की बात करें हम लोग, ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि यूएई से तेल का आयात, एक मिनट एक मिनट, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल का आयात। तीसरी चीज बात करें, चलें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घनिष्ठ सहयोग, घनिष्ठ चूंकि ये यूएई भारत के यूएई द्वारा मध्य पूर्व में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में मध्य पूर्व में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में
यूएई से संबंध आवश्यक। संबंध आवश्यक। नंबर 4 की बात करें हम लोग। नंबर 5, चलें। नंबर 5, यूएई संयुक्त अरब अमीरात इसको कहते हैं। तेल निर्यातक संगठन परिषद में स्थान प्राप्त है। एक मिनट। इसे संबंध मजबूत होने पर भारत के लिए ओआई की सदस्यता एवं खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार क्षेत्र द्वार खुलेंगे। यदि भारत इसका मेंबर बना नंबर 6, चलें। व्यापार एवं निवेश में वृद्धि क्योंकि यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला पॉइंट, धन प्रेषण का प्रमुख स्रोत। प्रेषण का तथा इसके माध्यम से अन्य
व्यापारिक भागीदारों तक पहुंच आसान। ये महत्व है ये। ठीक है। चले, भारत के सॉफ्ट पावर में वृद्धि। सॉफ्ट पावर में हम वृद्धि की बात करें, तथा सामाजिक सांस्कृतिक हितों की रक्षा। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ये जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, तमाम चीजें, ये सांस्कृतिक पक्ष है। ये भारतीय त्योहारों का आयोजन, यह सांस्कृतिक पक्ष है। जैसे सुना होगा कि मलेशिया में भी छठ मनाया गया, नहीं, अमेरिका में भी छठ। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। ब्रिटेन के पीएम ने भी क्या किया? दिवाली। इसका मतलब क्या चीज है? यह इंगित करता कि भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। हरी बात है। और यह सांस्कृतिक पक्ष को इंगित करता है। याद रखना, आईआर में क्या करेगा? सिंपल, मान लो छठ पर्व का आयोजन तो सांस्कृतिक पक्ष है, दिवाली का आयोजन सांस्कृतिक पक्ष है। देखो आप, जैसे मैंने कहा, इंडोनेशिया से हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। बातें समझ में आ गई? इसीलिए कई बार टकराव तो होता है, पर टकराव व्यापक रूप नहीं ले पाता, क्योंकि अनेक भारतीय उत्सवों का आयोजन इंडोनेशिया में होता है। रामलीला का मंचन भी इंडोनेशिया में, अनेक हिंदू मंदिर भी हैं बहुत बड़े पैमाने पे इंडोनेशिया में, उसका रख रखाव वहां की सरकार करती है। ये बातें समझ में आ गई? एक बात, उनके घरों में देखा होगा ना, तमाम इंडोनेशियाई मुल्क के जो लोग हैं, उनके घरों में स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। जबकि है वो मुसलमान, स्वास्तिक का चिन्ह बनेगा। और स्वास्तिक चिन्ह किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है। उनके एयरलाइंस का नाम ही है गरुड़। गरुड़ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और वे लोग क्या करते हैं? गणेश की पूजा भी करते हैं वे लोग। जब इस शुभ काम की शुरुआत होती है ना, तो स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे और गणेश की पूजा करते हैं। बातें समझ में आ गई? उसके बाद वो नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना, तमाम चीजें, वो उनका कल्चरल पक्ष है। वो इंडोनेशिया की बात करें हम लोग, यह सांस्कृतिक पक्ष है। क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह पूरा सांस्कृतिक पक्ष है। यह सब कुछ आर्थिक महत्व है, ये कुछ राजनीतिक महत्व है, कुछ रणनीतिक महत्व है। या कई बार बीपीएससी क्या करेगा, या यूपीएससी केवल सांस्कृतिक पक्ष की बात करेगा। उसको पता आर्थिक तो सार कोई बता लेगा, तो सांस्कृतिक की बात कर देगा वो। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सुना होगा, नेपाल से जब भी संबंध की बात की जाती है ना, तो रोटी और बेटी की बात की जाती है। हम दोनों में रोटी और बेटी का संबंध है। मतलब वहां की लड़कियों से लोग यहाँ शादी करते, बिहार के लोग, और बिहार की लड़कियों की शादी
नेपाल में होती है। यही होता है। और लाखों की संख्या में नेपाली लोग इंडिया में रोजगार के लिए आते हैं। हाँ धीरज, अच्छा तुम्हारे घर में शादी नेपाल में हुई है? अच्छा मम्मी नेपाल की है, गुड। सोचो जरा, ये सांस्कृतिक पक्ष है ये। हम्म हम्म हाँ हम्म वहां भेदभाव नहीं है, वहां जातिवाद नहीं। नेपाल में बड़ी अच्छी बात है ये, ध्यान देना। जबकि है हिंदू राष्ट्र वो, नहीं ऐसा नहीं है। वो अलग चीज है, कॉन्वेंट खुलेगा वो, जो आप कह रहे हो ना, वो अलग चीज है वो, एजुकेशन। पर बड़ी अच्छी बात है, वहां भेदभाव नहीं है देखा जाए तो। और भेदभाव तो जन्म दिया अंग्रेजों ने, जाति भेदभाव को प्रमोट किया अंग्रेजों ने जबरदस्त तरीके से। खैर चलिए हम लोग, प्रश्न ये है, चुनौतियां क्या है। हम चलेंगे अगले पैरे में, थर्ड पैरे में आएंगे। इस प्रकार दोनों के बीच दोनों के बीच संबंध से दोनों को लाभ प्राप्त, किंतु इन संबंधों के सामने कुछ चुनौतियां भी विद्यमान। समक्ष चुनौतियां भी विद्यमान। जैसे चुनौतियां क्या है? गैर टैरिफ, यूएई के गैर टैरिफ बाधाओं के कारण भारतीय निर्यात प्रभावित। यह एक चुनौती है। या नॉन बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें हम लोग। दूसरी चीज, चीन की चेक बुक रणनीति कूटनीतिकरण। चीन की चेक बुक कूटनीति के कारण मध्य क्षेत्र से अनेक भारतीय कंपनियां बाहर। एक बात ध्यान से सुनना, चीन के चेक बुक कूटनीति के कारण यूएई और मध्य क्षेत्र से अनेक भारतीय कंपनियां बाहर। चेक बुक कूटनीति क्या होती है? कि चीन क्या करता, अरबों डॉलर का चेक दे देता है इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए या किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा अरबों डॉलर का चेक मिलता है ना, तो स्वाभाविक है पैसा जिससे मिलेगा, झुकाव क्या होगा, उधर बढ़ जाएगा। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को मिल रहा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनियों को मिलने लगा। बातें समझ में आ गई। तीसरी चीज देखा जाए, चले
नंबर 3, अरब ईरान संघर्ष के कारण, अरब ईरान संघर्ष के कारण भारत को यूएई और ईरान दोनों के साथ एक चीज सोचो, ध्यान सुनना, मध्य एशिया की बात करें हम लोग और पश्चिमी एशिया की बात करें हम लोग, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो शिया बहुल है। ईरान शिया बहुल क्षेत्र है, सीरिया शिया बहुल क्षेत्र है, लेबनान की बात करें शिया बहुल क्षेत्र है, यमन शिया की बात करें, कुछ सुन्नी बहुल क्षेत्र हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। सारी बातें, इराक में शिया सुन्नी दोनों हैं। और मध्य एशिया में क्या हो रहा है कि जब भी अरब ईरान संघर्ष होता है तो सारे सुन्नी एक तरफ हो जाते हैं। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात सब एक साथ हो जाते हैं, और जो शिया समुदाय के लोग हैं, देश है, वो एक साथ हो जाते हैं। जैसे यमन और ईरान एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, अब सोचो, यमन पर सऊदिया ने हमला कर दिया, सऊदी अरब ने। जब यमन पर सऊदी अरब ने हमला किया, ईरान सपोर्ट कर रहा था यमन का। क्लियर? और सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहे थे कौन? कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि सबके सब सुन्नी है बातें। और भारत का संबंध सऊदी अरब से भी है, ईरान से भी है। अब जब सऊदी अरब ईरान आपस में लड़ेंगे, या संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जब आपस में लड़ेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, भारत जानते क्या कहता है? ईरान से कहता है भाई मेरे यहां शिया है, शिया समुदाय के लोग भी है। सारी बातें, आप कुछ नहीं, आप शियाओं को अपने इनवाइट करो। संयुक्त अरब अमीरात में इंडिया कहता है ठीक है, हमारे यहां सुन्नी बहुत है, आप सुन्नियों को बुलाओ मेरे यहां से, जॉब तो दो, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, पैसा तो भारत में ही आना है। बातें समझ में आ गई? इसे देखा होगा केरल से बहुत बड़े पैमाने पर, और केरल से जो केरल जो है ना सुन्नी है, ज्यादातर जो केरल के लोग गए हैं ईरान नहीं जाते हैं, क्योंकि वे लोग शियाओं को पसंद नहीं करते। तो कतर में केरल वासियों की मेजोरिटी, और कतर एक कट्टर सुन्नी देश है। सऊदी अरब लिबरल है, याद रखना, जबकि पूरी दुनिया में बहावी आंदोलन को प्रमोट करने में सऊदी अरब की बहुत बड़ी भूमिका है। सारी बात है, प्रमोट करता है बहावी आंदोलन को, लेकिन वो ज्यादा लिबरल होता जा रहा है इस समय। और फ्यूचर में लगता है कि वह का प्रशासन में मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो सेकुलर ही हो जाएगा, जिस तरह स्वतंत्रता दे रहा है वहां के निवासियों को। महिलाएं क्या कर रही है? ड्राइविंग करने लगी, नहीं वो आपका टाकीज भी खुलने लगा, फुटबॉल मैच भी देख रही है महिलाएं, जबकि पहले स्टेडियम में गाड़ी ड्राइविंग, पब्लिक प्लेस, महिलाओं का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित था। अब ड्राइविंग भी कर रही हैं। अब क्या हो रहा है? कपड़े किसी तरह पहन सकती हैं। सऊदी अरब में क्या चीज है? अब धीरे धीरे आप हिजाब पहनो ना पहनो, आप स्वतंत्र हो। है? ईरान तो जबरदस्ती लागू करते हैं, वहां के लोगों ने विरोध भी किया पिछले साल। एक चीज सोचो, भारत के लिए चुनौती क्या है? अरब ईरान जब भी संघर्ष होता है तो
पहले, अब नहीं। जब सद्दाम हुसैन थे ना, तो इराक का कल्चर और यूरोप का कल्चर लगभग सेम था। माना जाता था सद्दाम हुसैन के ज़माने में रात में 12-1 बजे लड़कियां घूमती थी सड़कों पे अकेले, और कपड़े क्या थे? यूरोपियन कल्चर। हिजाब बुर्का के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहां पे। 1% महिलाएं अपवाद स्वरूप बुर्का पहन लेती थी, कोई बुर्का नहीं पहनता था। टॉप और जीन्स। सोचो जरा, जब भारत की लड़कियां टॉप और जींस नहीं पहनती तो उसके पहले इराक की लड़कियां टॉप और जींस, मुस्लिम लड़कियां। इतना आधुनिक और प्रगतिशील देश था वो सद्दाम हुसैन के जमाने में। बिल्कुल। और जानते हो, इराक में चले जाओ तो लगता ही नहीं था मुस्लिम राष्ट्र में आए हो। अब लगता था कि किसी यूरोपियन कंट्री में आ चुके हो, जहां एकदम खुलापन था। सोचो जरा, ये स्थिति थी। आपको लाख में कोई एक महिला दिख जाती थी बुरके में, और कोई बुरके में दिखे तो बड़े आश्चर्य, सरप्राइज है, ये क्या, बुरका क्यों? इतना आधुनिक राष्ट्र इराक। लेकिन अब इराक में धीरे धीरे वो सारे इस्लामिक रीति रिवाज का अनुपालन शुरू हो गया। कट्टरता धीरे धीरे आने लगी है। और ये बात पहनावे को लेकर के कि आपको ये इस तरह कपड़े पहनने होंगे, ये करने होंगे, उसके पीछे भी जानते हो रीजन ही यही है। हमेशा ध्यान इस बात को, क्योंकि प्रशासन पर कब्जा किसका हो गया? सुन्नियों का। ये दिक्कत। लेबनान में, इराक में नहीं, लेबनान ईसाई बहुल राष्ट्र था, और दुनिया का सबसे डेवलप लेबनान, सबसे ज्यादा आधुनिक शिक्षा का केंद्र लेबनान, क्योंकि ईसाई मेजोरिटी थी। पहली बार वो मध्य एशिया से शरणार्थियों को आने की अनुमति दे दिया। कुछ हजार की संख्या में शरणार्थी आने लगे, मुस्लिम शरणार्थी। और उन लोगों ने क्या किया कि वहां से ईसाइयों को भगा दिया। अब सोचो जरा, वो पूर्णतः ईसाई बहुल राष्ट्र था वो, लेकिन वहां धीरे धीरे कट्टरता और हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, वहां विकास एकदम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेबनान में हमेशा युद्ध, वहां मदरसे नहीं थे पहले। सोचो जरा, यूरोप के लोग लेबनान पढ़ने जाते थे, इतना आधुनिक, लेकिन वहां मदरसे खुल गए। मदरसों, अधिकांश मदरसों में क्या होता है? कुरान की शिक्षा, जहां कहीं ना कहीं कट्टरता की शिक्षा भी दी जाती है। यह गलत है। खैर चलो, नंबर 4 की बात करें। कफाला प्रणाली के कारण भारतीय प्रवासियों के समक्ष ये कफाला प्रणाली है क्या? देखो आप, कफाला प्रणाली में क्या, कफील कहते किसे है? जो नियोक्ता होता है ना, प्रायोजक, स्पॉन्सर्ड, उसे कफील कहा जाता है। कफील एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोद लिया हुआ। जैसे मध्य एशिया में जितने भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जब किसी को जॉब देती है तो कंपनी का जो मालिक है ना, उसे कफील कहा जाता है। कफील से कफाला प्रणाली आया। और कफाला प्रणाली का मतलब क्या होता है? ध्यान दो कि मान लिया जाए मैं कंपनी का मालिक हूं, आपको मैंने जॉब दिया, तो मैं मालिक हूं, तो मैं कफील कहलाऊंगा। आप मेरे लिए एक वर्कर हो, ठीक है? तो कफील से कफाला आया। और कफाला का मतलब क्या चीज है कि मैं कंपनी का मालिक हूं, तो ध्यान देना, मैंने आपको जॉब दिया है, एक तरह से केवल आप मेरे लिए काम करोगे। आप मेरी कंपनी को छोड़ करके नहीं जा सकते। याद है?
आप मेरे बंधुआ मजदूर हो गए। आप आपके सारे पासपोर्ट को मैं क्या करूंगा, जब्त कर लूंगा, ताकि भाग ना पाओ आप। बातें सही। इसको कहते हैं कफाला प्रणाली। एक तरह से देखा जाए, किसी वर्कर्स को किसी कंपनी का बाध्यकारी श्रमिक बना देना। ठीक है, कि आपको इसी कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी जितना भी वेतन दे। एक तरह से देखा जाए, इस कफाला प्रणाली में एक वर्कर्स अपनी कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका वीजा क्या हो गया, उस कंपनी के मालिक के पास है, वर्क परमिट उसके पास है। आप छोड़ के जाओगे तो कहां जाओगे आप। क्लियर। ये कफाला प्रणाली है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, और कितने दिन के लिए काम करोगे वो निर्धारित करेगा। घर जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, कंपनी का मालिक निर्धारित करेगा। जैसे कई ऐसी कंपनियां हैं, जब किसी भारत के लोगों को लेती है ना, तो एग्रीमेंट कर लेती हैं 10 साल 5 साल के लिए आप जा ही नहीं सकते घर। 5-5 साल 10-10 साल के लिए वो लोग उस कंपनी के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। वो लोग वेतन के लिए स्ट्राइक कर नहीं सकते, सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। आप कंपनी छोड़कर जा नहीं सकते, एक वर्क परमिट तो उस कंपनी के पास है, गुलाम है वो। बिल्कुल, उसे कहते हैं कफाला प्रणाली कहा जाता है इसे। ने वो टारगेट, उसके पीछे भी भारतीयों का हित है। जो लोग हैं वो अपने निजी हित को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या इंडिया में सबसे ज्यादा, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा साइबर ठगी कहां होता है, हरियाणा के मेवात। मेवात पूरे इंडिया में चर्चित है। अब झारखंड उभर रहा है। पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा साइबर ठगी हो रहा है ना, फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड, केंद्र मेवात है। मेवात कौन सा बेल्ट है, हरियाणा, और दूसरा झारखंड है। ये दोनों भारत में है। बात इसमें, ये अलग चीज, एक और भी क्षेत्र है इंडिया में चर्चित है, सोचो जरा। और सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहे हम लोग। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके मानवाधिकारों को उल्लंघन भी होता है। ये कफाला प्रणाली के तहत हो रहा है। इसको क्या कहा जाता है, कफाला प्रणाली। नंबर 5 की बात करें, यूएई द्वारा जिसका उपयोग भारत में सीमा पार आतंकवाद के लिए किया जाता है। यह एक चुनौती है यह। तो क्या किया जाए। चलें, ये चैलेंजेज है। चैलेंजेज में देखो क्या क्या चीज है। गैर टैरिफ बाधाओं के कारण भारतीय निर्यात प्रभावित, चीन की चेक बुक कूटनीति के कारण। समझ में आ गया। तीसरी चीज कफाला प्रणाली। चौथी बात अरब ईरान संघर्ष। अब पांचवी चीज क्या है, यूएई द्वारा पाकिस्तान को उधार देना, जिसका उपयोग पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए करता है। तो क्या किया जाए। हम अगले पैरे में जब आएंगे, फोर्थ पैरे में आता इन चुनौतियों के समाधान
तथा संबंधों को मजबूत करने के लिए नंबर 1, गैर टैरिफ बाधाओं के उपयोग में पारदर्शिता, पूर्व अनुमान पर बल। गैर टैरिफ पारदर्शिता एवं अर्थात होना क्या चाहिए? लेबलिंग, लाइसेंसिंग, नियमित निगरानी और जानकारी साझा करना। नियमित चले नंबर 2, तालमेल, अर्थात यूएई में अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप फिनटेक क्षेत्र का उपयोग अच्छा, यूएई का विजन 2021 है क्या? वह अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना चाहता है। अभी तक उसकी पूरी इकोनॉमी तेल पर और पर्यटन पर निर्भर है, और यह पता है कि फ्यूचर में तेल खत्म हो जाएगा। यह भी पता है कि पूरी दुनिया में शून्य उत्सर्जन की मांग शुरू हो चुकी है। तो वह चाहता है कि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण कर दिया जाए, विश्व में तेल यदि खत्म भी हो जाए, ऊर्जा के किसी नए विकल्प की खोज भी हो जाए, तो यूएई की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, तेल आधारित अर्थव्यवस्था के बजाय अन्य क्षेत्रों में अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसने एक विजन निर्धारित किया है, जिस विजन को कहा जाता है विजन 2021 कहा जाता है। इसे बातें समझ में आ गई? अब देखो, आप तीसरी चीज हम बात करें, भारत को कफाला प्रणाली में कफाला प्रणाली में सुधार के लिए यूएई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। चौथी चीज, 2+2 वार्ता की स्थापना
ये करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। ठीक है, विजन 2021 समझ में आ गया होगा, कफाला प्रणाली भी समझ में आ गया होगा। वस्तुतः भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण, मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण तथा वैश्विक भूमिका को एक मिनट रुक जाओ। मजबूत करने के लिए संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए, या ये आंसर चलेगा, आंसर को क्लोज कर दो आप।